Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, as I had taught previously about the endosperm development, ठीक है, और हमने स्टार्ट किया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, राइट? तो हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे एंड लेट मी रिमाइंड यू कि ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं यार, ये थोड़े लंबे चलेंगे। हमने सबसे पहला टॉपिक एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कंप्लीट किया था। आज मैं आपको दूसरा टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी, दैट इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। एंड पोस्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट हम सीड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, बट आपकी एनसीईआरटी में that's a quite long topic, so seed development will take 2-3 videos to get completed. Okay, so starting on with embryo development today, you can see the slide, that is post fertilization event is our topic, and for NCERT you can refer page number 19 to 20. वहां पे आप साथ साथ मेरे रीड करते चलना, you will get an idea. ठीक है जी? तो the topic for today is embryo development. Now let's just quickly remind, take a revision कि हमने एम्ब्रियो कहाँ पढ़ा था। याद करिए, हमने पढ़ा था एम्ब्रियो सैक। ओके, I'll just quickly revise before we proceed. Okay, just see quickly. We studied about plants. हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं sexual reproduction in flowering plants. ठीक है जी? अब प्लांट्स में हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? फ्लावर। फ्लावर के अंदर मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट नोन एज स्टेमन, फीमेल पार्ट दैट इज आर पिस्टिल और कार्पल। हमने पढ़ा मेल पार्ट में स्टेमन से जो मेल गेमीट है वो किसके अंदर है? पोलन ग्रेन के अंदर। पोलन ग्रेन इज कंप्राइजिंग ऑफ 2 मेल गेमीट्स। यहां पे हमारे पास ओव्यूल था विच डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक मींस एक स्ट्रक्चर जहां पे फ्यूचर जाइगोट या फ्यूचर प्लांट डेवलप हो सकता है या फ्यूचर सीड बन सकता है। ठीक है जी? सो दिस इज अ प्लेस दैट इज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर थे हमारा फीमेल गेमीट दैट इज एग सेल। इसमें से एक मेल गेमीट ने एग सेल के साथ कंबाइन किया था और बनाया था जाइगोट। नाउ दिस जाइगोट इज फर्दर डेवलपिंग इनटू एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का लिंक समझ गए आप, कहां से किधर तक आया? ठीक है जी? नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ टॉपिक। द फर्स्ट लाइन जो हमारी एनसीईआरटी बोलती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए वो है that the embryo develops at the micropilar end of the embryo sac where the zygote is situated. चलिए एक बार याद करते हैं। सी बेटा, एम्ब्रियो सैक में 2 एंड्स थे। The one was micropyle end, the other was chalazal end. चलाजल एंड पे हमारे थे 3 एंटीपोडल सेल्स और यहाँ पे थे हमारे 2 सिनर्जिड्स और एग सेल्स। ठीक है? तो जो मेल गेमीट आया था बाहर से पोलन ट्यूब से होता हुआ, वो मेल गेमीट इस एग सेल के साथ मिला था एंड दिस गॉट कन्वर्टेड इनटू जाइगोट। तो इसका मतलब यही जाइगोट आगे किस में डेवलप होगा? एम्ब्रियो में। तो ये कौन से एंड पे हो रहा है? माइक्रोपाइलर एंड। So this statement lies true that the embryo develops at the micropilar end of the embryo sac जहां पे zygote already situated होता है. Then most zygotes divide only after certain amount of endosperm is formed. तो ये word endosperm याद कीजिए, हमने endosperm कहाँ पढ़ा था? I'll make a quick revision. जब एक मेल गेमीट हमारा एग सेल के साथ फ्यूज हो रहा था, उसी दौरान हमारा जो सेकेंड मेल गेमीट था, द सेकेंड मेल गेमीट वाज फ्यूजिंग विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे एंड ऑल 3 ऑफ देम, ये एक था, ये 2 थे, 3 ऑफ देम वर कंबाइनिंग टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड द सेल वाज कॉल्ड एज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, राइट? तो यही आगे क्या फॉर्म कर रहा था हमारा, इसी को हम क्या बोल रहे थे? एंडोस्पर्म। और ये दिस प्रोसेस वाज प्रीसीडिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब ये एम्ब्रियो के डेवलप होने से पहले हो रहा था। ओके, सो एंडोस्पर्म का काम क्या है? एंडोस्पर्म का काम है टू प्रोवाइड फूड और नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो, टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो दैट मीन्स एम्ब्रियो बनने से पहले एंडोस्पर्म थोड़ा होना चाहिए, करेक्ट? सो यही वो बोल रहे हैं कि
इससे पहले जाइगोट आगे डिवाइड करे और एम्ब्रियो बनाए, थोड़ा एंडोस्पर्म का होना जरूरी है ताकि उसका खाना पानी चलता रहे। This is an adaptation to provide assured nutrition to the development embryo. Obviously यार developing embryo है, प्लांट अपने अंदर एक नया सीड, नया बेबी प्लांट डेवलप करने की तैयारी में है, तो वो अपने लिए खाना तो स्टॉक करके रखेगा ना, तो ऑब्वियसली वो एंडोस्पर्म का assured nutrition रखेगा ही रखेगा ताकि उसका एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप हो सके, राइट। सो एम्ब्रियो से पहले एंडोस्पर्म इसीलिए ही बनता है, formed before, just because of this only, to provide assured nutrition to the embryo. Though the seeds differ greatly, अब obviously हर plant के seed तो अलग अलग तरीके के होते हैं, but the early stages of embryo development are similar in both monocotyledons and dicotyledons. ठीक है, we have variety of plants, हमने plant kingdom में, morphology of plants में, ठीक है, anatomy of flowering plants में हमने पढ़ा है कि बहुत तरह के plants होते हैं, ठीक है, और सबके अलग अलग सीड्स होंगे, ऑब्वियसली सबकी अलग अलग एनाटॉमी होगी, सब अलग अलग दिखते होंगे, है ना। लेकिन वो ये कह रहे हैं दो सबके सीड्स डिफरेंट है, लेकिन जो सबकी एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, जो अर्ली स्टेजेस थी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की, वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, मोनोकॉट्स में भी डाइकॉट्स में भी। और जो ये स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, इसको क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोजेनी। सो स्टेजेस ऑफ embryo development is known as embryogeny. ठीक है जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब हम देखते हैं कि कौन से स्टेजेस हैं। वैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था हार्ट शेप्ड, ग्लोबुलर शेप्ड, इफ यू रिमेंबर, otherwise we'll discuss it now. Then this figure only, figure 1.13 we had discussed in the previous video, जहां पे मैंने आपको दिखाया था कि जब जाइगोट डिवाइड करना शुरू करता है, पहले वो ग्लोबुलर शेप बनाता है, फिर वो हार्ट शेप पे आता है, फिर जाके वो आगे और डिविजन्स करता है, ठीक है। So the stages of embryogeny are depicted in different embryo stages. The zygote gives, I think it must be not that clear, so I'll just speak for you. The zygote gives rise to pro-embryo. ठीक है, zygote से पहले क्या बनता है, pro-embryo. The zygote gives rise to pro-embryo. Subsequently to the globular, उसके बाद कौन सा बनता है, globular. ग्लोबुलर के बाद हार्ट शेप्ड, फिर हार्ट की शेप लेता है वो, ये उसके स्टेजेस हैं कि कैसे वो ग्रो कर रहा है। देन फाइनली इट फॉर्म्स मैच्योर एम्ब्रियो, फाइनली वो मैच्योर एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है जी। तो इफ आई राइट डाउन द स्टेजेस, जाइगोट डेवलपिंग इनटू प्रो एम्ब्रियो, then it attains globular shaped, later on it develops into heart shaped, and at last it forms mature embryo. Finally वो mature embryo बनाता है, okay? चलिए, a typical dicot embryo consists of embryonal axis and two cotyledons. देखिए वो ये बोल रहे हैं कि अब जब एम्ब्रियो मैच्योर हो गया है तो उसके अंदर क्या होता है, तो मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहले होता है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस, वो लाइन जिससे फर्दर उसके आगे और पार्ट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो जैसे होता है ना बेटा कि एक चीज ने पूरे फुल फ्लेज्ड प्लांट में डेवलप करना है, तो प्लांट्स के अंदर जो जो पार्ट्स हैं उनकी बनने की शुरुआत यहीं से हो जाती है। तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस वो डिमार्केशन है, वो लाइन है जिसपे वो पॉइंट्स है जहां से फ्यूचर प्लांट डेवलप होगा, ठीक है जी। सो दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडन्स, और साथ में उन्होंने दो कॉटिलिडन्स रखे हुए हैं सीड के अंदर, ताकि सीड जैसे जैसे ग्रो करे, आई एम टॉकिंग अबाउट द एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो जैसे जैसे आगे सीड में डेवलप होता रहेगा तो उसे खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो खाना उसको कौन देता है, कॉटिलिडन्स।
ओके, सो अ मैच्योर एम्ब्रियो विल कंसिस्ट ऑफ 1 एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिससे फ्यूचर सारे प्लांट पार्ट्स बनेंगे, एंड 2 कॉटिलिडन्स इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट, ताकि उसे प्रॉपर खाना मिलता रहे। एंड देयर आर सम मोनोकॉट प्लांट्स आल्सो जिसमें सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होगा। डन। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, वी आर कमिंग बैक, वही एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है above the level of cotyledons is the epicotyle which terminates with the plumule or stem tip। इसका मतलब जो हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जो कॉटिलिडन के लेवल से ऊपर है, वहां पे वो किसके साथ टर्मिनेट करेगी जाके, प्लूम्यूल या स्टेम टिप के साथ। और अभी इनिशियल स्टेजेस में उसको क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। वेयर जो लोअर पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल्स ऑफ कॉटिलिडन, उसे हम आज की डेट में हाइपोकोटाइल कह रहे हैं जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, बट इट विल टर्मिनेट फर्दर इनटू रेडिकल और रूट टिप, है ना। तो धीरे धीरे वो एम्ब्रियोनल एक्सिस कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लांट पार्ट्स की तरफ डेवलप कर रही है। इट इज जस्ट ये अभी के नाम है कि अभी जो स्टेम की तरफ मिलने जा रहा है दैट इज एपिकोटाइल, और जो रूट की तरफ मिलने जा रहा है एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट दैट इज हाइपोकोटाइल। ठीक है, जो ऊपर की तरफ है एपी, क्योंकि वो स्टेम की तरफ जा रहा है, रूट्स नीचे की तरफ होते हैं तो नीचे वाला दैट इज हाइपो, जो रूट टिप की तरफ मिलेगा जाके। ओके, सी द स्ट्रक्चर। अब देखिए ये हमारे 2 कॉटिलिडन्स हैं, दीज आर द 2 कॉटिलिडन्स। तो इनके मार्जिन से ऊपर प्लिम्यूल है, ठीक है, और यहां रीजन एपिकोटाइल का हो गया। इस मार्जिन के नीचे हाइपोकोटाइल है जो टर्मिनेट कर रही है रेडिकल या फिर रूट टिप के साथ, यहाँ पे प्लिम्यूल या शूट टिप। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो दैट इज डेवलपिंग। द रूट टिप इज कवर्ड विद रूट कैप। ये तो यार हमको पता है, हमने प्रीवियस मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है कि जो रूट टिप होती है प्लांट्स की रूट का जो किनारा होता है, जो एंड होता है, वहां पे लगी होती है, जैसे ये रूट्स आ रहे हैं तो इधर लगी होती है रूट कैप। ओके, एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉटिलिडन्स पोजेस ओनली 1 कॉटिलिडन। जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होती है। इन ग्रास फैमिली, जो हमारे ग्रासेस होते हैं, वहां पे कॉटिलिडन को कॉटिलिडन नहीं कहते, कॉटिलिडन को स्कूटेलन के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो जो ग्रासेस हैं वो क्या है, दोज आर मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स हैं तो मतलब एक ही कॉटिलिडन होगा, पर एक ही कॉटिलिडन को भी वहां पर क्या बोल देते हैं, स्क्यूटेलम। ठीक है जी, दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब 2 तो थे तो एम्ब्रियोनल एक्सिस सेंट्रल में और 2 कॉटिलिडन्स ऐसे। अब सिंस यहाँ एक ही है तो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके पीछे वाली साइड सिचुएटेड होता है स्क्यूटेलम। ये देखिए लेटरल साइड स्क्यूटेलम, और उसी तरीके से एम्ब्रियोनल एक्सिस है फॉर एग्जांपल ये, तो ऊपर वाला पार्ट शूट एपेक्स के साथ मर्ज कर रहा है, नीचे वाला पार्ट रेडिकल या रूट कैप के साथ मर्ज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के नाम से नहीं जान रहे हैं, यहाँ पे हम कॉलियोप्टाइल, दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ एपिकोटाइल इन डाइकॉट्स, और नीचे कॉलियोराइजा विच इज सिमिलर टू हाइपोकोटाइल इन दैट ऑफ डाइकॉट्स। तो इनके नाम अलग अलग है क्योंकि इनकी थोड़ी सी जो हमारी स्ट्रक्चर है, जो इनकी मॉर्फोलॉजी है वो थोड़ी डिफरेंट है। ओके, सो दैट इज व्हाट। और ये जो वर्ड आपको दिख रहा है एपीब्लास्ट, बेटे मोनोकॉट्स के अंदर एक ही कॉटिलिडन है, तो जो दूसरा कॉटिलिडन है ना वो रूडिमेंट्री हो जाता है, नॉट फंक्शनल एनीमोर, और वो दूसरा कॉटिलिडन जो रूडिमेंट्री हो गया उसको वो साइड पे ऐसे पड़ा हुआ है एपीब्लास्ट की तरह। ठीक है, कोई पूछता नहीं है, बट इट्स नॉट मेंशन इन द एनसीईआरटी आल्सो, बट आई हैव जस्ट टोल्ड यू फॉर योर नॉलेज। ओके, सो दिस इज क्लियर। एट इट्स लोअर एंड वही द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज रेडिकल enclosed in undifferentiated sheath called कॉलियोराइजा। यहाँ पे सेल्स भी अनडिफरेंशिएटेड है, सब अभी डिवाइड आगे आगे हो जा रहे हैं, कोई भी परमानेंट नहीं हुआ है। ठीक है जी, इसको कॉलियोराइजा बोला, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, कॉलियोप्टाइल। The portion above the level of attachment of scutellum is coleoptile. Epicotyle has shoot apex and few leaf primordium enclosed in hollow foliar structure called as coleoptile. वो एपिकोटाइल को ही रेफर करके कॉलियोप्टाइल तक लेके जा रहे हैं। हाउ, लेट्स सी। वो कह रहे हैं कि एपिकोटाइल जो शूट एपेक्स पे मर्ज कर रहा है उसके पास कुछ लीफ प्राइमोडियम्स भी हैं।
देयर आर सम लीफ प्राइमोडियम स्ट्रक्चर्स आल्सो, जो एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर में एंक्लोज्ड है, और उस फोलियर स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, कॉलियोप्टाइल। शूट है ना यार, शूट पे तो स्टेम तो है ही है, स्टेम पे और क्या ग्रोथ है, लीव्स, तो वो लीफ की भी इनिशिएशन लेके चल रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में उनको लीफ भी तो बनाने हैं, तो वो उन्होंने किसके अंदर पकड़ के रखे हुए हैं, कॉलियोप्टाइल के अंदर। बस ये नाम थोड़ा साइंटिफिक दिया हुआ है, हॉलो मींस खाली, फोलियर जो आगे ऐसे निकलेगा, ठीक है जी। सो दिस वाज अबाउट द पोर्शंस कि कैसे एम्ब्रियो फ्यूचर में प्लांट की तरफ लीड करेगा, ठीक है। और अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज है, राइट, अब ये सीड बनेगा प्रॉपर, उसके बाद क्या होगा, फिर वी विल स्टडी इन सीड डेवलपमेंट, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। स्टे विद मी फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।